इस भाग में प्रकाशित की गई, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आत्मकथ्य कविता में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवंचना शब्द का अर्थ बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, हाई प्रोफाइल चैनल पर मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आत्मकथ्य। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, जो कि हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम साहित्यकारों में गिने जाते हैं। इनकी जो कविता दी हुई है, इस पर हम 4 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे विषय वस्तु पर, यानी कविता जो है उसका कंटेंट क्या है, उसमें किस विषय पर चर्चा की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर। ये बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर मैं आपसे इस चैप्टर के बीच बीच में पूछूंगा, ये देखने के लिए आप लोग कितने कॉन्शियस है, आप लोगों को कितना याद है, कितनी चीजें हम लोगों को याद रह गई है, और आप लोगों को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर पर। अभ्यास प्रश्नोत्तर कौन से हैं, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, वो किस प्रकार से प्रश्न बने हैं और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं हम लोगों को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, यानी कि विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए, उनमें से हमने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर हम बात करेंगे उनके आंसर्स पर कि कितनी सरलता से और सटीकता से हम उनका आंसर बना सकते हैं, उनके उत्तर को हम बना करके अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं आत्मकथ्य चैप्टर नंबर 3 क्षितिज भाग 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले पाठ प्रवेश पर। हमेशा की तरह से पाठ प्रवेश किसी भी पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें जो कि हमें ये बताता है कि पाठ प्रवेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस कविता का कंटेंट क्या है, इस कहानी का कंटेंट क्या है, इस नाटक का कंटेंट क्या है। जिस भी शैली से रिलेटेड जो रचना होती है उसके बारे में पाठ प्रवेश हमें बताता है कि कंटेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले पाठ प्रवेश। प्रेमचंद के संपादन यानी एडिटिंग में, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों कि आप लोग अपने साथ एक रफ कॉपी रखें। जब मैं कोई इंपॉर्टेंट लाइन बोलता हूं तो आप उसे अंडरलाइन कर लें, या तो फिर टिपिकल वर्ड का मीनिंग जब मैं आपको बताऊंगा तब आप उसको साथ में लिख लें। इससे बेनिफिट ये होगा, जब आप इस कविता को पढ़ने बैठेंगे तो आपकी भाषा बनती चली जाएगी, आपको शब्दों का अर्थ अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखते हैं। प्रेमचंद के संपादन यानी एडिटिंग में हंस पत्रिका, ये नाम नोटिस कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए जरा इसको, हंस नाम की पत्रिका जो थी उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रेमचंद के संपादन की में एडिटिंग में हंस पत्रिका में एक आत्मकथा नाम से एक विशेष भाग निकलना तय हुआ, यानी कि यह सोचा गया कि प्रेमचंद जी के संपादन में जो हंस पत्रिका आती है उसमें एक कॉलम बनाया जाए अलग से, जिसका नाम होगा आत्मकथा। आत्मकथा यानी कि अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कथा के रूप में, है ना, अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के अलग अलग प्रसंगों को छोटे छोटे और आकर्षक रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो इस पत्रिका के अंदर ये तय हुआ कि छपा जाएगा, ठीक है, एक नए कॉलम के अंतर्गत। उसी भाग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि वे भी हंस पत्रिका में अपनी आत्मकथा लिखें। अब ये ऑफर गया जयशंकर प्रसाद जी के पास, एक बड़े साहित्यकार हिंदी साहित्य के, तो उनको कहा गया भाई ऐसा करो, आप इसे शुरू करते हैं, इस पत्रिका में सबसे पहली जो आत्मकथा आएगी वो आपकी आएगी, आप लिखो अपनी आत्मकथा। परंतु जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मित्रों के इस अनुरोध से सहमत नहीं थे। जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे कि वो कोई आत्मकथा लिखें, ठीक है। तो मित्रों ने जब उनसे यह अनुरोध किया, तो ऐसे में उन्होंने इसके लिए मना किया कि मेरी आत्मकथा को क्या लिखना है, मेरा जीवन तो साधारण सा रहा है, कोई विशेष बात नहीं, तो मैं क्यों लिखूं ऐसा। क्योंकि कभी अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। ये लाइन ध्यान से समझ लेना। आप अगर आत्मकथा लिखने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में घटने वाली विशेष घटनाओं के बारे में लिखेंगे, और विशेष घटनाएं विशेष व्यक्तियों से जुड़ी हुई होती हैं, वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती हैं। इस घटनाओं के बारे में जब हम बताने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में कई लोगों के नाम भी सामने आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का ये कहना था कि अगर मैंने ऐसा कुछ करना शुरू किया तो मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं जो कि प्रिय और अप्रिय है, तो ऐसे में जब मैं लोगों के नाम लूंगा तो वो दुनिया के सामने आ जाएंगे, दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे जीवन में कितने धोखेबाज लोग आए, और ये जानकारी जब लोगों को मिलेगी, सामान्य लोगों को मिलेगी, तो इससे मेरे इष्ट मित्र जो है उन सबको किसी न किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। आगे देखते हैं। और ना ही वे अपने निजी पलों को, निजी पल यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है, ठीक है, हमारे जीवन में घटने वाली कुछ विशेष घटना जिनको हम साझा नहीं करना चाहते हैं, निजी पलों को भी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते थे। वो नहीं बताना चाहते थे उन्होंने जीवन का अनुभव किस प्रकार से किया है, वो जीवन के बारे में क्या जानते हैं, वो जीवन के किन किन अनुभवों से गुजरे हैं। कवि की इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। अब ये जो बातें जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मित्रों के सामने रखी, जो लोग उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, पत्रिका में छपवाओ, तो यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट के द्वारा, यानी कि मैं अपने बारे में लिखना नहीं चाहता क्योंकि मेरा जीवन बहुत सरल है, और अगर मैं लिखने लगा तो जीवन में जो बहुत अच्छी और पूरी घटनाएं हुई उनके बारे में लिखूंगा। इसके अलावा कई लोग उससे उजागर हो जाएंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा है। इसके अलावा मैं अपने पर्सनल लाइफ यानी निजी पलों को मैं शेयर नहीं करना चाहता, साझा नहीं करना चाहता। जब उन्होंने ये बातें कही तो इसी से ये कविता पैदा हुई जिसका नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथा नहीं, आत्मकथ्य, यानी अपने बारे में जो कहा गया। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा के विशेष भाग में प्रकाशित की गई, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। की शैली में लिखी गई है, छायावादी शैली में लिखी गई है। 1932 में हंस पत्रिका में, जैसे कि बात हुई थी, जैसा कि इनके पास ऑफर आया था, उसके विशेष भाग में लिखी गई, उस कॉलम में लिखी गई और ये प्रकाशित हुई, छायावादी शैली में लिखी हुई है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं आत्मकथा लेखन के विषय में अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की हैं, यानी कि वो आत्मकथा अपने जीवन की क्यों नहीं लिखना चाहते, उसका यथार्थ यानी वास्तविक रूप उन्होंने इस कविता के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। उनके पीछे कविता आत्मकथा न लिखने के पीछे उनके क्या आर्ग्यूमेंट थे, क्या तर्क थे, उसके विषय में इन्होंने जब लिखा तो ये कविता उत्पन्न हुई, कविता लिखी गई, ठीक है। आगे देखते हैं।
छायावादी शैली को ध्यान में रखकर ही अपने मन के भावों को बताने के लिए जयशंकर प्रसाद ने सुंदर एवं नवीन शब्दों तथा बिंबों का प्रयोग किया है। अपनी आत्मकथ्य यानी आत्मकथा नहीं, आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताने के लिए उन्होंने जिस आत्मकथ्य को लिखा जो कि कविता के रूप में परिवर्तित है, उसमें उन्होंने नवीन शब्दों का प्रयोग किया, नवीन उदाहरणों का प्रयोग किया, जिससे कि कविता आकर्षक बन गई है। इन्हीं शब्दों व बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा भी किसी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा की तरह ही है। यानी वो बोलते हैं कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति का जीवन होता है, मेरा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने का प्रयत्न किया है। ठीक, आगे देखते हैं। अंडरलाइन कर लेना, जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। आगे देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और दिलचस्प मानकर लोग वाह वाह करें। यानी साधारण सा जीवन है मेरा और साधारण सी घटनाएं जीवन में घटी हैं। अब इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है कि लोग इसको पढ़ करके वाह वाह करने लग जाएं या बहुत एंटरटेन हो, उनका बहुत मनोरंजन हो। दिलचस्प कुछ भी नहीं है। जैसे एक साधारण व्यक्ति का जीवन होता है, वैसे जयशंकर प्रसाद बोलते हैं कि मेरा जीवन भी उतना ही साधारण है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही स्वीकार किया गया है। यानी जब कविता को आप पढ़ते हैं तो इसमें लगता है कि वास्तविक रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने जो अपने जीवन के बारे में कहने का प्रयत्न किया है या कथा न लिखने के पीछे उनके जो तर्क थे वो सार्थक थे, वो सही थे। तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी इस कविता के जरिए हमें मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि हाँ साहब मैं तो अपनी आत्मकथा लिखूंगा क्योंकि मेरे जीवन में बड़ी घटनाएं घटी है, लोग उससे इंस्पायर होंगे, तो ये चीज दिखाती है कि आप कितने अहंकारी, यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का अंश आ गया है। और जब आप कहते हैं कि नहीं साहब, बड़े व्यक्ति होने के बाद भी जब अपने व्यक्तित्व को छोटा करके प्रदर्शित करते हैं तो लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होते हैं कि इतना समृद्ध व्यक्ति है, इतना मूर्धन्य व्यक्ति है, मनीषी है, यानी ज्ञानवान व्यक्ति है, उसके बाद भी कितना विनम्र है। क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या है? विद्या विनयम ददाति, विद्या हमेशा विनय प्रदान करती है। तो यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि इतने महान साहित्यकार होने के बाद भी अपने जीवन को एक साधारण व्यक्ति के जीवन से तुलना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में भी कोई विशेष घटना नहीं घटी जिसे कि मैं आत्मकथा के रूप में लिखूं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आत्मकथित कविता में कवि के अनुसार संसार क्या है। ठीक है, आत्मकथित कविता में कवि के अनुसार संसार क्या है? इसके ऑप्शन है सुखद वस्तु है, दुखों का घर है, नश्वर है या हमारा आसरा है। आसरा यानी रहने का स्थान। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे और इसके 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। आत्मकथित कविता में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्मकथित कविता में कवि के अनुसार संसार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सुखद वस्तु, सेकंड ऑप्शन है दुखों का घर, थर्ड दिया हुआ है नश्वर और फोर्थ है हमारा आसरा यानी रहने का स्थान। इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ रहे हैं कंटेंट पर। प्यारे बच्चों, कंटेंट में हम लोग पहला पद ले रहे हैं। इस पद में जो शब्द दिए गए हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो टिपिकल वर्ड्स है उनके कुछ मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी मीनिंग आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इस कविता में जहां जहां वो टिपिकल वर्ड्स आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, वहां पर आपको शब्दों का अर्थ लिख लेना है, जिससे कि जब आप इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको शब्द अलग से ढूंढने नहीं पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और आपकी भाषा बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर पहला शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए मधुप। अब मधुप क्या होता है? मधुप का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर भंवरा। भंवरा होता है ना, उसे कहते हैं मधुप। उसके बाद लिखा हुआ है धनी यानी कि अधिक, धनी यानी कि अधिक। उसके बाद अनंत, अनंत जिसे हम आकाश भी कहते हैं, अनंत का मतलब विशाल भी होता है। इसके बाद दिया हुआ नीलिमा, नीलिमा यानी कि नीला, नीलिमा नीला नभ है ना, नीलिमा बिखेरता हुआ, अनंत इसका मतलब बादल, इसका मतलब आकाश। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है मधुप गुनगुनाकर कहा जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। बड़े सुंदर और सार्थक तरीके से कवि ने अपने जीवन के विषय में, अपनी आत्मकथा के विषय में इशारे के रूप में कहने का प्रयत्न किया, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, लेखक अपने व्यक्तिगत पलों को, अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। तो उन्होंने मधुप का नाम लेकर के, अनंत आकाश का नाम लेकर के अपने मन की जो भावना थी या अपने जीवन का जो अनुभव था उसे व्यक्त किया है। इसका अर्थ देखते हैं प्यारे बच्चों। इस कविता में कवि ने अपने आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। ठीक है, और क्या बताने की कोशिश की है? उन्होंने कहा है, कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भंवरे, मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी, प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। जैसा कि पहली लाइन में लिखा है, मधुप गुनगुनाकर कहा जाता है कौन कहानी यह अपनी। ऐसा लगता है जैसे कोई भौरा है जो अपने जीवन की कहानी को कह जाता है। अच्छा, यहाँ भौरा किसका प्रतीक है? यहाँ पर भौरा प्रतीक है मन का, मन रूपी भौरा। हर एक व्यक्ति का मन है जो अपने जीवन के बारे में बताना चाहता है, कहना चाहता है, अपनी दुख तकलीफों को शेयर करना चाहता है। तो यहाँ पर मन रूपी भौरे की बात की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मन रूपी भौरा क्या करता है? प्रेम का गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। जिस प्रकार से पत्तियां, नित नवीन पत्तियां आती हैं, वृक्ष पर थोड़े समय तक रहती हैं, उसके बाद मुरझाकर गिर जाती हैं, वैसे ही व्यक्ति का जीवन होता है। वो आता है उसके जीवन में, तब उसका बचपन होता है, युवावस्था होती है, उसकी फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से वृक्ष की पत्तियां समय के बाद गिर जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी जो है समाप्त हो जाता है।
तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य की जीवन लीला समाप्त होती है एक न एक दिन। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन रहा और बिगड़ रहा है। क्या कह रहे हैं कवि, देखिए जरा इसकी थर्ड लाइन, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि ने यह कहने का प्रयत्न किया है कि जिस प्रकार से आकाश अनंत है, ठीक है, उसी प्रकार से जीवन इतिहास यानी कि असंख्य जीवन इतिहास, अनेक असंख्य लोग ऐसे हैं जिनका जीवन इस आकाश के नीचे चल रहा है, पल रहा है, उनका जीवन भी तो महत्वपूर्ण है। देखिए आगे, अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है, यानी हर व्यक्ति के जीवन में अनंत घटनाएं घट रही हैं और वो बिगड़ रही हैं, यानी खत्म होती जा रही हैं, यानी एक एक सेकंड हमारा धीरे 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 खत्म हो रहा है, जिसमें हम अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, जीवन में अनेक प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, यानी कि सब कुछ चंचल है, परिवर्तनशील है। चंचल का मतलब जो एक जगह स्थिर ना हो, ये संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य का जीवन हर क्षण बदल रहा है, हर एक नए अनुभव के साथ एक एक मिनट बीतता चला जा रहा है, ठीक है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं, हर किसी को दूसरे से कमी नजर आती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मजाक बनाता है, यानी कि दूसरे को कम आंकता और अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। जैसे कि आगे फोर्थ लाइन देखिए, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। लोग क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे पर क्या करते हैं, व्यंग मलिन उपहास, यानी निंदा युक्त मजाक बनाते हैं, उसका उपहास करते हैं, ठीक है, उसको कम बताते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं। अपनी कमी कोई नहीं कहता, बिल्कुल सही बात है, इस दुनिया में कोई अपने बारे में नहीं बताता कि मुझ में ये कमी है, ठीक है। यह जानते हुए भी कि तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, कवि कहता है कि यदि यह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुखद और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। यानी कि यहाँ पर कहने का क्या प्रयत्न किया है, कब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता, यानी मैं अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की कमियों के बारे में तुम्हें बता दूं। कवि कह रही है अपनी बीती, यानी अपने जीवन में बीती हुई जो घटनाएं हैं जो कि दुखद है, परेशानी से युक्त है, वो मैं तुम्हें बता दूं, उसके बाद तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम्हें सुनकर अच्छा तो लगेगा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा, लेकिन देखोगे यह गागर रीति, आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि ये कवि का जीवन जो होता है वो कैसा होता है, वो सुखों से बहुत दूर होता है, उसके जीवन में सुख का अभाव होता है, उसके जीवन की जो गागर होती है उसमें सुख रूपी जल नहीं आता है। इस प्रकार की बात कहने की कोशिश की है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो बहुत सुंदर रचना है और सार गर्भित है, साधारण से वर्ड है, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, और इसका अर्थ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। आप चाहे तो इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं और ध्यान से इसको अंडरलाइन करके पढ़िए, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, पहला पद हमारा समाप्त हुआ, और मैं फिर बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें जो टिपिकल वर्ड 2-3 दिए हुए हैं उनको आप चैप्टर में वहीं का वहीं लिख लीजिए, ताकि आपकी भाषा बनती चली जाए। अब हम आगे आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आया ऑब्जेक्टिव में, कविता में मधुप यानी भंवरा किसे कहा गया है। मधुप के बारे में हमने पढ़ा था, यानी भंवरा, जिसकी तुलना की थी हमने मन से। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए, कवि को, मन को, यादों को, सुखद पलों को। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, कविता में मधुप यानी भंवरा किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कवि को कहा गया है, नंबर 2 मन को कहा गया है, नंबर 3 यादों को कहा गया है, नंबर 4 सुखद पलों को कहा गया है। अगर आपको इसका आंसर समझ में आया है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। जब हम कमेंट बॉक्स में लिखते जाते हैं तो चैप्टर के अंत में आपको मालूम पड़ेगा आपके आंसर कितने करेक्ट थे और कितनी चीजें आपको इसमें याद रह गई हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अगले पद पर, देखिएगा जरा, किंतु यही ना, बहुत सुंदर पद दिया हुआ है, ध्यान से देखें। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वालों। अब यहाँ पर देखिए कुछ टिपिकल वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है विडंबना। विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य, दुख, ठीक है। उसके बाद प्रवंचना यानी कि छल और धोखा, धोखा देना किसी को। आलिंगन यानी बाहों में बना, यानी गले से लगाना। उसका मुसक्किया यानी कि मुस्कुराकर। ये 4 वर्ड जो है थोड़े से टिपिकल है, थोड़े से अलग हटके हैं, इसलिए मैंने इनके मीनिंग लिखे हैं। बाकी आपके मीनिंग जो है चैप्टर में दिए हुए, जिन्हें आप अब इस कविता में जहां पर वो दिए हैं वहां पर उनका अर्थ के रूप में लिखेंगे। तो कविता क्या कहती है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मेरे अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्किया कर जो भाग गया। बड़े सुंदर सी व्याख्या है। देखिए जरा देखते हैं क्या कहने का प्रयत्न किया है कवि ने यहाँ पर। पहली पंक्ति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी कवि कहते हैं कि अपना जीवन स्वप्न के समान एक छलावा है। बिल्कुल सही बात है, बड़े बड़े महापुरुष भी कहते हैं कि संसार क्या है, बोले एक स्वप्न है, स्वप्न टूटा और आपका जीवन समाप्त है। आप स्वप्न में जी रहे होते हैं जिसमें आपका पुत्र, परिवार, घर, समृद्धि, सुविधाएं सब होती हैं, और एक दिन ये स्वप्न सबका टूटता है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते थे वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया है। उनके जीवन की विडंबना यह है, यानी कि दुख तकलीफ यह है कि वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते। भाई अगर हमारे अंदर कोई कमी है या हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट गई है जिसमें हमें धोखा मिला है, तो हम अलग अलग जाके लोगों को थोड़ी ना बताएंगे कि हमारे साथ ये गलती हो गई है, हमें किसी ने मूर्ख बना दिया है, या हमारे जीवन में बहुत दुख है। हम बार बार हर व्यक्ति के सामने ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जग हंसाई करेंगे, दुनिया हंसेगी आपकी बातों को सुन करके। तो ऐसा कभी भी चाहते हैं कि मैं ऐसी जग हंसाई नहीं करवाना चाहता हूं। तो यही लिखा थर्ड लाइन में, यह विडंबना
विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यानी कि मेरे जीवन में जो दुख है, विडंबना यानी जो दुख है, उसको अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग हंसेंगे और जग हंसाई हो जाएगी। अपने छल जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहता, जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह अपने स्वप्न की भांति टूट गया। यानी कवि बताते हैं कि उनके जीवन में भी एक बार प्रेम आया था। पंक्ति देखिए 4 नंबर की, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपनी प्रवंचना यानी दुख को भूल जाऊं और दूसरों के बारे में बताऊं कि वो कैसे हैं, उनके जीवन में क्या दुख क्या तकलीफ है। आगे, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी मेरे जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यानी कि जो मधुर पल हैं जिनको मैं साझा नहीं करना चाहता, उन्हें मैं सार्वजनिक कैसे कर दूं, उनके बारे में मैं कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, उस समय पर जिस व्यक्ति विशेष के साथ में था, मेरे जीवन में जो घटना घट रही थी और मैं जिस व्यक्ति विशेष के साथ था उसके साथ जो मेरे पल बीते हैं, जिसमें मैं खिलखिलाकर हंस पड़ता था, मुस्कुराता था, उन पलों को मैं लोगों के सामने क्यों लाऊं, उन पलों के बारे में लोगों को क्यों बताऊं। ठीक है, आगे देखिएगा, उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गया। कवि क्या बोल रहे हैं आगे, वो ये बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में सुख आया, लेकिन मैं उसको स्पर्श करते करते मैं उसका अनुभव कर पाता, उसको छू पाता, उससे पहले ही वो मेरे जीवन से चला गया। यहां पर देखिए वही लाइन लिखी हुई है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी कि मुझे वो सुख मिला ही नहीं जिसे मैं स्वप्न में देख रहा था, यानी कि जिस सुख का मैं अनुभव कर रहा था उस सुख को मैं स्पर्श ही नहीं कर पाया, स्पर्श करने से पहले ही वो मुझसे दूर चला गया। आगे देखते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूं। इसीलिए कवि यहां पर कह रहे हैं कि मैं अगर अपनी आत्मकथा में इन चीजों को व्यक्त करूंगा तो इससे तुम क्या जानोगे, इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा, इससे केवल मेरी ही कमियां मालूम पड़ेंगी, तो ऐसी आत्मकथा लिखने से क्या मतलब है। देखिए जरा थर्ड लाइन, आलिंगन में आते आते मुसक्किया कर जो भाग गया, यानी उनके जीवन में जो सुंदर घटना घटने वाली थी, जिसका अनुभव बस होने ही वाला था, उससे पहले ही वो घटना उनके जीवन में से घट के उनके जीवन से दूर हो गई। अब उस घटना के बारे में या जीवन की कमियों के बारे में वो अपनी आत्मकथा में लिख करके लोगों को बताएं तो उसका क्या लाभ होगा, ऐसा कवि यहां पर कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ी सामान्य सी सरल भाषा है, ध्यान से अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, कोई इतने टिपिकल वर्ड्स भी नहीं है, 2-4 जो है वो यहां पर लिखे हैं, बाकी आपकी पाठ्य पुस्तक में। चलिए आगे देखते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, प्रवंचना शब्द का अर्थ बताइए। इसके अर्थ के बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात भी की थी, है ना, मैंने इसका अर्थ भी बताया था। तो इसके अर्थ के लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विडंबना, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है छल, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है दुर्भाग्य और फोर्थ ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवंचना शब्द का अर्थ बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कई बार कविताओं का जब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आता है ना, जिसमें पैराग्राफ होता है, तो इनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें कविता का कोई भी एक टिपिकल वर्ड पूछ लेते हैं कि अर्थ बताओ। वैसा ही क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, प्रवंचना का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर 1 विडंबना, ऑप्शन नंबर 2 छल, ऑप्शन नंबर 3 दुर्भाग्य और 4 दिया है इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको सही आंसर आता है तो आप इसे विडंबना, तो आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया हुआ है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी जिन सुहाग, अनुरागिनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया में। ठीक है, उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनाता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, यानी क्या लाभ लोगे मेरी आत्मकथा सुनकर के। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बहुत सुंदर कविता। टिपिकल वर्ड्स देखिए, अरुण कपोलो यानी लाल गाल, लाल रंग के जो गाल होते हैं उनके बारे में। अरुण यानी कि लाल, कपोल यानी कि गाल, मतवाली यानी मस्त कर देने वाली, पाथे यानी कि सहारा, पथिक यानी कि यात्री, और सीवन का दिया है, सीवन अर्थात सिलाई, कंथा अर्थात अंतर्मन। ये कुछ टिपिकल वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे, बाकी आपके बुक में दिए हुए उनको आप लिखेंगे। अब इसका अर्थ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अर्थ दिया हुआ है भाई, देखेंगे जरा। इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सोपानों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि, सुंदर सोपान यानी कि जीवन में जो घटनाएं घटी है उनका वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, सुंदर सोपानों का उल्लेख करते हुए कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं, यानी कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो उनके लिए इंस्पायरिंग रही, यानी कि उनके लिए प्रेरणा बनी रही। उनके जीवन में कुछ सुखद के पल थे जिनके उत्साह में वो जीवन जीते रहे। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए। जीवन में प्रेम पाने की आकांक्षा थी, लेकिन वो आकांक्षा केवल मन में ही रह गई, वो स्वप्न बनकर रह गई। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करता है, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है। किसके बारे में वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने? उन्होंने वर्णन किया है अपनी नायिका के बारे में, यानी अपनी प्रेमिका के बारे में। वो बताते हैं कि उनकी नायिका इतनी सुंदर थी कि उसके कपोल ऐसे लगते थे जैसे कि सूर्य की लालिमा हो, जैसे उगता हुआ जो सूर्य होता है, जब सूर्य सुबह उगता है तो पूरे आकाश को लाल कर देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके गालों से, उनकी प्रेयसी के गालों से ही सूर्य वो लालिमा लेता था, इतनी सुंदर। और अब ऐसी रूपसी यानी कि वैसी सुंदर स्त्री आप देखने को भी नहीं है यहाँ पर, या उनके जैसी कोई अब यहाँ पर है नहीं, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर
चले गए, यानी कि वो अपनी प्रेयसी के पास जाते और अपने प्रेम का वो इजहार करते, यानी उनको बताते उससे पहले वो उनके जीवन से दूर चली गई। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे, यानी ऐसी दुखद पल है, ठीक है, और व्यक्तिगत पल है। अब इनके बारे में अगर मैं आत्मकथा के रूप में तुम्हें बता भी दूं तो तुम जानकर करोगे क्या। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि मेरा जीवन तो छोटा सा है, अब उसमें जो घटनाएं घटी उसके बारे में आपको बता के क्या करूंगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, यानी मैं अपने छोटे से जीवन की कथाएं आज कैसे कह दूं, ये लाइन रही है। इसके बाद देखते हैं आगे, इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ये बात भी कह सकते हैं कि कवि जो है बहुत विनम्र है, इसलिए उसका मानना यह कि मेरा जीवन बहुत साधारण और छोटा सा रहा है, कोई विशेष घटना रही नहीं, तो मैं उसके बारे में बखान क्यों करूं, उसके बारे में आत्मकथाएं क्यों लिखूं। आगे, वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में अपनी भलाई समझते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, यानी मैं औरों के जीवन के बारे में सुनूं, औरों की आत्मकथाएं में पढ़ूं और मैं स्वयं अपने जीवन को लेकर के मौन रहूं, यानी कुछ ना बोलूं। आगे देखिएगा, वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है, मेरे अतीतों को मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो। क्या कहा लेखक ने, कवि ने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे, यानी मेरी कथा अगर सुन भी लोगे तो करोगे क्या, क्यों, मेरी भोली आत्मकथा, मेरी आत्मकथा में कुछ भी विशेष नहीं है, बिल्कुल भोली वाली सी कथा, यानी साधारण सी कथा है। आगे वो कहते हैं अभी समय नहीं है, यानी अभी मेरे पास समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी कि मेरे जीवन में दुख दर्द है वो अभी मौन है, शांत है, इसलिए अगर मैं अपनी आत्मकथा के बारे में कहता भी हूँ, बताता भी हूँ, तो उसको सुनकर के करोगे क्या। बहुत बड़ी और सुंदर सार्थक बातें करने की यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने कोशिश की है। यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेमिका के बारे में भी बताया, उसके सौंदर्य का वर्णन भी किया है कि उसके गाल यानी कपोल वो है कैसे अरुण जैसे, यानी कि लालिमा युक्त सूर्य, यानी जब सूर्य उगता है तो आकाश किस प्रकार से लाल हो जाता है, उनकी प्रेमिका का सौंदर्य भी कुछ उस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। बड़ी सुंदर सी कविता है, ध्यान से आप इसे पढ़ें, ध्यान से सुने और जो टिपिकल वर्ड्स है उनको जरूर ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम बात कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक में आए हुए अभ्यास प्रश्नोत्तर के बारे में, यानी कि हमारे चैप्टर में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं, ठीक है, उनकी भाषा कैसी है और उनको हमें कैसे लिखना होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आ रहा है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया है, यानी कवि जो जीवन का सुख देख रहा था अपने स्वप्न के अंदर, वो किस प्रकार से उसको व्यक्त करते हैं। देखिए जरा, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कवि ने अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। सुख को बताया और उन्होंने प्रेयसी यानी कि अपनी प्रेमिका। हर व्यक्ति के जीवन में जो सुख होता है वो उसकी प्रेमिका ही होती है, क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति सुखों से प्यार करता है, दुख से कोई प्यार नहीं करता। तो यहाँ पर जिस प्रेमिका की बात की गई है वो सुख रूपी प्रेमिका है। ठीक, कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर चली गई, यानी कि उनके जीवन में सुख रूपी नायिका आते आते उनको स्पर्श करती, उससे पहले वो उनके जीवन से चली गई। आगे कवि कहना चाहते हैं कि जो सपने उसने और उसकी प्रेमिका ने मिलकर देखे थे वो तो उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, यानी सुख भोगने की जो इच्छा थी अंदर कवि की, वो सुख उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रेमिका उनके पास आते आते ही चली गई। उसने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा। यानी प्रेमिका का जो प्रेम वो पाना चाहते थे, कौन सी प्रेमिका, सुख रूपी प्रेमिका का जो वो आनंद पाना चाहते थे, सुख पाना चाहते थे, वो उसे कभी भोग नहीं पाए, कभी प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि वो उनके जीवन में आते आते चली गई। तो ये बात मन में रह गई। आगे देखिएगा, इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। ये बिल्कुल सही बात है भाई। सुख जब आता है, सुख की देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोटिस करना। सुख की विशेषता ये कि जब ये आता है तो ये हमारे अंदर अभिमान लाता है, आनंद तो लाता ही, अभिमान लाता है। इसके अलावा होता यह कि सुख की विशेषता ये कि जब सुख जीवन से जाता है तो हमेशा दुख देकर के जाता है, और दुख की विशेषता ये कि जब ये हमारे जीवन में आता है तो हमें कुछ ना कुछ जरूर लेसन पढ़ाता है, कोई ना कोई हमें जरूर शिक्षा देकर के जाता है। और सबसे बड़ी खूबी है कि जब जीवन से दुख जाता है तो वो हमेशा सुख देकर के जाता है। तो यहाँ पर ये बात करने की कोशिश की लेखक ने कि भाई सुख रूपी प्रेमिका को जो ये आलिंगन करना चाहते थे ये उससे वंचित रह गए, यानी उसके सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे जीवन में सुख हमें केवल सफलता का आस्वादन कराता है, जबकि दुख हमें जीवन की शिक्षा देकर के जाता है। सुख हमेशा दुख देकर जाता है और दुख हमेशा सुख लेकर के जाता है, सुख देकर के जाता है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है। अधिक समय क्यों नहीं रहता है, हमें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम सुख में इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता है। हम सबको भूल जाते हैं, सुखों का आनंद ले रहे होते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सुख बहुत कम आया। और दुख हमें अनुभव ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उस दुख में हम घुल मिल नहीं पाते हैं, हम दुख से पीड़ित होते हैं, उसको अपने से दूर हटाना चाहते हैं। ठीक है, किसी स्वप्न की भांति जल्दी ही गायब हो जाता है। कौन, सुख। सुख छलिया होता है, थोड़े से समय के लिए आया और उसके बाद फिर क्या हुआ, हमें भरमाया, आकर्षित किया और फिर क्या हो गया, गायब हो गया। और जब ये गायब हो जाता है तो मन में क्या होता है, दुख का अनुभव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है नंबर 2, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय अपनी प्रिय की स्मृति के सारे जीवन जीने से है, यानी कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो मेरी प्रेयसी है,
प्रेमिका, कौन सी सुख रूपी प्रेमिका, उसके स्मृति के सहारे वो जीवन जीना चाहते हैं। कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी, तो उनकी प्रेमिका कौन थी, वो सुख रूपी प्रेमिका थी। अपनी पत्नी के साथ बिताई स्मृतियां अब जीवन के, कवि के जीवन का एकमात्र सहारा है। यानी उनकी पत्नी की मृत्यु तो हो चुकी थी, तो उनके साथ जो उन्होंने पल व्यतीत किए थे, जो जीवन बिताया था, उनकी स्मृतियां यानी कि यादें ही उनके जीवन का सहारा मात्र थी। इसलिए कवि उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, वो बहुत पर्सनल थी, यानी बहुत व्यक्तिगत निजी पल थे। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं उन्हें लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहता, बांटना नहीं चाहता, उन्हें सिर्फ अपने दिल में संजो कर रखना चाहता हूं। किसको, अपनी पत्नी की स्मृतियों यानी कि यादों को, जो भी पल मैंने उनके साथ बिताए हैं उन्हें मैं संजो कर रखना चाहता हूं, पब्लिकली नहीं करना चाहता, यानी कि उन्हें साझा नहीं करना चाहता। जैसे थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पा जाता है, वैसे ही कवि अपनी पत्नी की यादों के सहारे अपना शेष जीवन बिता लेगा। यानी कि लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई पथिक रास्ते पर चलता है, सामने जब मंजिल दिखती है तो वो प्रसन्नता से भर जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, उसका उत्साह बढ़ जाता है, और फिर क्या करता है, वो मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर कवि ने कहने का प्रयत्न किया कि उनकी पत्नी तो है नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां ऐसी हैं जिससे कि वो अपना जीवन जीते चले जा रहे हैं। किसके सहारे, अपनी पत्नी की स्मृतियों के सहारे। तो उन्होंने ये लिखा, यादों के सहारे अपना शेष जीवन बिता लेंगे। आगे देखिएगा, मनुष्य अपनी सुखद स्मृतियों की याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारे जीवन में जो मधुर घटनाएं घटी है उनको याद करके भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। यह बात कहने का प्रयत्न किया गया है प्रस्तुत प्रश्न में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट कर रहा हूं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? पाथेय यानी कि सहारा बनाने से क्या आशय है, यानी जीवन जीने के लिए उन्होंने सहारा क्यों बनाया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी कविता के बारे में पूछा जा सकता है। काव्यगत विशेषता यानी कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, भाषा क्या है, कंटेंट क्या है, उसके बारे में परिचय देना। तो यहां पर देखिएगा कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इस कविता की काव्य की भाषा, काव्य की विशेषताएं निम्न है। पहला है, इसमें हिंदी भाषा की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, इस कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है, नए प्रकार के शब्द लिए, नए उदाहरण लिए हैं। मानवीकरण शैली का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार होता है, तो उसी शैली में लिखने का इन्होंने प्रयत्न किया है। नंबर 4 दिया, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है, यानी अलंकारों का इतना समझदारी से प्रयोग किया गया है जिससे कि कविता का सौंदर्य और बढ़ गया है, बात और अच्छी प्रकार से समझने में आसान हो गई है। जैसे अब इन्होंने कुछ शब्द प्रयोग किए, जैसे खिलखिलाकर, आते आते में पुनरुक्ति अलंकार है, इसके अलावा अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है, मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है जो कि साधारण है, आसानी समझ में आ जाने वाले, प्लस इनके अंदर अलंकारों का सौंदर्य भी भरा हुआ है, जिससे कविता कैसी हो गई है, आकर्षक हो गई है और सुंदर बन गई है। ठीक है, तो ये इनकी काव्यगत विशेषता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो स्लॉट आ रहा है वो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी कि अभी तक जिस प्रकार के प्रश्नोत्तर इस चैप्टर से रिलेटेड परीक्षाओं में आए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं विभिन्न वर्षों में जो प्रश्नोत्तर पूछे गए उनमें से कुछ रैंडमली क्वेश्चंस उठाए, उनको डिस्कस कर रहे हैं कि उनको बनाया कैसे गया, किस प्रकार की भाषा में बनाया गया, और फिर उनका सरलता से और सटीकता से हम आंसर कैसे दे सकते हैं जिससे कि नंबर अच्छा है। तो देखिए जरा यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपको अपनी भाषा में बताना है। जब भी आपकी तरफ इस प्रकार से बॉल उछाली जाती है कि अपने शब्दों में लिखिए, तो अपने शब्दों का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनगढ़ंत भाषा में कुछ भी लिख देंगे। आपको रेफरेंस यानी संदर्भ तो चैप्टर में दिए गए पदों का ही लेना होता है। आप 5 लाइनों में से 2 लाइन अपनी बना सकते हैं, लेकिन 3 लाइनें आपके चैप्टर से रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही बात की गई है। देखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है विनम्रता, यानी प्रसाद जी छाया के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्थान रखते हैं। छायावादी जो कवि हुए हैं उनमें से ये प्रमुख हैं। फिर वे अत्यंत विनम्र हैं, यानी कि उसके बाद भी वे अपने आप को साधारण व्यक्ति मानते हैं। वे अपने जीवन को उपलब्धिहीन मानकर कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ाई कथाएं आज सुनाऊं, यानी वो कहते हैं कि मेरा जीवन कैसा है, बहुत साधारण है, छोटी छोटी सी उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को बड़ा चढ़ा करके मैं क्यों लिखूं। यानी कि ये बात बताती है कि वो कितने विनम्र हैं, जबकि वो छायावाद कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। उसके बाद है भाई सरल स्वभाव, ये उसकी दूसरी विशेषता उनके कैरेक्टर की। प्रसाद जी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, वे अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहते। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, ये पंक्ति लिखी हुई है, देखिएगा जरा, ये पंक्ति लिखी हुई है, कितना इंप्रेसिव लग रहा है। उस पद की पंक्ति को उठा करके यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर रख दिया गया। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 2, सरल स्वभाव। जयशंकर प्रसाद जी का स्वभाव कैसा है, बहुत सरल, और ये कैसे मालूम पड़ता है, ये पंक्ति देखिए, यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यानी कि मैं अपने आत्मकथा में तुम्हारे बारे में लिख करके, तुम्हारे कमियां बता करके तुम्हारी हंसी उड़ाऊं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो ये गुण उनका बताता है कि वो सरल स्वभाव के दूसरों का भी सम्मान करते हैं। नंबर 3 दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यथार्थता यानी वास्तविकता। प्रसाद जी यथार्थवादी थे, वे यथार्थ को स्वीकार करते थे। कैसे करते थे, चैप्टर की लाइन फिर से यहाँ पर लिखी गई है। ये बहुत कमाल का पैटर्न है लिखने का, बहुत इंप्रेसिव है। ऐसा अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो भाई साहब आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो क्या लिखा है, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या बोला, यथार्थता, अपने जीवन की वास्तविकता लिखना चाहते हैं वो कुछ बनावटीपन नहीं चाहते, इसलिए उन्हें यथार्थवादी कवि कहा गया है। और इस बात को व्यक्त कैसे करते हैं, वो कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम्हें सुनकर के तो अच्छा लगेगा अगर मैं अपने जीवन के दुख सुख के बारे में बात करूंगा तो, लेकिन देखोगे यह गागर रीति, कवि का जीवन एक गागर यानी कि एक मटके के समान है जो कि रीता यानी कि खाली है, सुख उसके अंदर है ही नहीं।
तुम ये सुनकर के आनंद पाओगे और कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो ये भाव बताता है कि उनके अंदर यथार्थता भी, यानी वो वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं और सत्य बात करते हैं। तो 3 गुणों की बात करिए, विनम्र स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हो, यथार्थता प्रेमी है, यानी वास्तविकता को वो स्नेह करते हैं। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी पंक्तियां ली गई हैं, जो कि एक बहुत नया सा अच्छा पैटर्न है, जिससे कि नंबर अच्छे आ सकते हैं, इंप्रेसिव लैंग्वेज बन सकती है। दूसरा बेनिफिट क्या है प्यारे बच्चों, भाषा ज्यादा नहीं लिखी गई है, चैप्टर में से पंक्ति उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर दी गई है, यानी कि वही की वही पंक्ति यहाँ पर लिख दी गई है। ऐसी आपको पेस्ट कर देना है एग्जाम कॉपी में, है ना, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, 2-2 3-3 पंक्तियां ली और वहां पर लेकर के उसको लिख दिया, तो अच्छी इंप्रेसिव भाषा बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहते, यानी कभी अपनी आत्मकथा में बताना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पर अपनी आत्मकथा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहते। पहला है वो अपनी सरलता, जो उनके दुखों का कारण रही है, उसका उल्लेख नहीं करना चाहते। सरलता यानी कि जो व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है, उसकी विशेषता ये होती है वो दूसरे व्यक्ति को भी सरल समझता है और बड़ी आसानी से दूसरों पर बिलीव कर लेता है, जिसके कारण उसे कई बार धोखा भी सहन करना पड़ता है। तो पहली बात यहाँ पर लिखिए कि वो अपनी सरलता का गुण लोगों को नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये उनका बहुत पर्सनल मैटर है। लोग अगर ये बात जान जाएंगे तो उनकी सरलता का क्या करेंगे, अनुचित लाभ उठाएंगे। नंबर 2 दिया है, वह अपने जीवन में की गई न तो भूलों को दिखाना चाहते हैं और न दूसरों के छल कपट को, यानी उनके जीवन में जो उनसे गलतियां हुई है ना तो वो साझा करना चाहते हैं और ना ही वो बातें लोगों को बताना चाहते हैं जो कि दूसरे लोगों से संबंधित है, जो दूसरे लोगों के व्यक्तित्व को भी खराब कर सकती है या सोसाइटी में उनका इंप्रेशन खराब कर सकती है। तो वो दूसरों की बुराई भी नहीं करना चाहते और अपनी भूलों को भी वो उजागर नहीं करना चाहते। नंबर 3 लिखा है, वो अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए सुखमय पलों को सबसे नहीं कहना चाहते, यानी जो उनकी प्रेयसी, सुख रूपी जो प्रेयसी है, जिसका वो आलिंगन नहीं कर सके, जिसका वो स्पर्श नहीं कर सके, उसके बारे में भी वो लोगों को बताना नहीं चाहते। ये भी उनके निजी पलों के अंतर्गत आता है। लास्ट दिया है, वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहते, यानी कि जो उनकी वीकनेस है, उनके जीवन में जो कमजोरी रही, उनके जीवन में जो कमियां रही हैं और उन कमजोरियों के कारण, उन कमियों के कारण उन्होंने जीवन में जो कुछ भी देखा है, जीवन का जो भी अनुभव किया है, उसके बारे में भी वो लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, साझा नहीं करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ को वो किसी भी तरीके से लोगों के साथ आत्मकथा के रूप में शेयर नहीं करना चाहते, जिसमें उनके खुद के कुछ पॉइंट्स हैं, उनके खुद के नेचर के कुछ अलग अलग जो तत्व है वो है। इसके अलावा उनकी प्रेयसी के बारे में है, सरलता के बारे में है और दूसरे लोगों के बारे में जिनके द्वारा उनको छल कपट जो है सहन करना पड़ा और उनका जीवन भी प्रभावित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, भाई देखिएगा जरा। अनुरागिनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया में के आलोक में कवि ने अपनी पत्नी के विषय में क्या कहा है या क्या कहना चाहते हैं। एक पंक्ति दी हुई है, ये तो पैटर्न है, इसी आप लोगों को मालूम है, किसी भी कविता की एक पंक्ति उठा ली और फिर बोलते हैं आशय स्पष्ट करो, या अपने शब्दों में बताओ, या तात्पर्य बताओ, या टिप्पणी करो। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, अनुरागिनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया में के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है कि उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। बिल्कुल सही बात है। उसके कपोल इतने लाल और सुंदर थे कि प्रातःकालीन उषा भी उसके लालिमा लेकर अपनी सौंदर्य वृद्धि करती थी, यानी कि बड़ी सुंदरता के साथ और बड़े सौरभ्यता के साथ में लेखक ने यह कहने का प्रयत्न किया है कि उनकी जो प्रेयसी यानी उनकी जो पत्नी थी वो कैसी थी, वो अद्भुत सुंदर थी और वो इतनी सुंदर थी कि उनके जो कपोल थे वो लालिमा से युक्त थे। कौन सी लालिमा से, जब सूर्य उगने लगता है तो आकाश में जो लालिमा छा जाती है उसके समान थे उनके कपोल। और यहाँ पर वो ये बात भी कहते हैं कि उनकी प्रेयसी यानी उनकी पत्नी के सौंदर्य की लालिमा को लेकर के ही सूर्य लालिमा प्राप्त करता था, यानी कि प्रकृति का सौंदर्य भी उनके सौंदर्य को देख करके निखरने लगता था। ठीक है, अर्थात कवि की पत्नी उषा से भी अधिक सुंदर थी, यानी कि उषा काल जो होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूर्य उदित होने लगता है, उस समय जो वातावरण पैदा होता है आसपास के परिवेश में, प्रकृति में, आकाश में, वो उस परिवेश से भी बहुत सुंदर थी। कौन, उनकी पत्नी। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुरागिनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया में के आलोक में यानी के प्रकाश में कवि ने अपनी पत्नी के विषय में बताया है, उनके सौंदर्य का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 आत्मकथित, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, इस पर हमने 4 बिंदुओं पर बात कर ली। हमने विषय वस्तु पर यानी कंटेंट पर बात करी, जिसमें हमने पाठ प्रवेश पढ़ा। उसके बाद हमने बहुविकल्पी प्रश्न भी आपसे बीच बीच में पूछे हैं, निश्चित रूप से आपने उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। उसके बाद हमने अभ्यास प्रश्न उत्तर पढ़े जो हमारी पुस्तक में दिए गए हैं, किस प्रकार के उनको सजाया गया है, किस प्रकार से उनकी भाषा प्रयुक्त की गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बहुत ही सरल और सटीक भाषा में आपको दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के चैप्टर्स को देखने के लिए, इसके जैसे और चैप्टर्स को देखने के लिए, समझने के लिए, अच्छी सुंदर व्याख्या के लिए आप हाई प्रोफाइल चैनल को भी देख सकते हैं। वहां पर आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अगले वीडियो के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।